हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी आज की क्लास में हम लोग आकलन और मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए देखा जाए कि यह असेसमेंट और इवैल्यूएशन होता क्या है और इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम लोग को आज की क्लास में इनकी परिभाषा और इनके प्रकार तथा इनके बीच के अंतर को देखना है। देखिए, जैसे कि इवैल्यूएशन होता क्या है, इवैल्यूएशन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए, इवैल्यूएशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, घटना या प्रक्रिया के गुण, दोष, महत्व और प्रभाव को निर्धारित किया जाता है और यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मूल्यांकन। इसका मतलब कि किसी प्रोसेस का, किसी वस्तु के क्वालिटी का, किसी स्टूडेंट का, इन सारे लोगों का जब हम महत्व, उनके प्रभाव, उनके दोष का पता लगाते हैं, उसका निर्धारण करते हैं, तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, मूल्यांकन। देखिए, यह प्रक्रिया यह निर्धारित करने के लिए की जाती है कि वह वस्तु या कार्य कितना प्रभावी है, उपयोगी या उपयुक्त। यानी मूल्यांकन किया किस लिए जाता है कि उस वस्तु या उस व्यक्ति के कार्य की प्रभावशीलता को पता करने के लिए, या फिर वह कितना उपयोगी है, कितना प्रभावी है। ठीक, अब देखिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है, मूल्यांकन किस लिए किया जाता है। देखिए, सबसे पहले गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए, यानी कोई वस्तु है या कोई कार्य किया जा रहा है, वह कार्य गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, यानी क्वालिटेटिव है कि नहीं। उसके बाद देखिए, इसमें प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, यानी यह जानना कि कार्य या व्यक्ति कितना प्रभावी है, यानी कोई कार्य या व्यक्ति कितना प्रभावी है। के बाद देखिए, सुधार के सुझाव देना, यानी इसमें खामियों को पहचान कर सुधार के उपाय सुझाए जाते हैं। फिर देखिए, इसके द्वारा क्या होता है, निर्णय लेने में सहायता मिलती है, बेहतर फैसले लेने के लिए जानकारी प्रदान करने का कार्य मूल्यांकन करता है। इसके बाद देखिए, मूल्यांकन के प्रकार। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। देखिए, मूल्यांकन को देखिए मेनली मात्रात्मक और गुणात्मक दो रूपों में बांटा गया है। इसके बाद फिर इसको अन्य रूपों में भी बांटकर अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक मूल्यांकन में क्या देखिए किया जाता है, आंकड़ों और मापदंडों के आधार पर जो मूल्यांकन किया जाता है वह मूल्यांकन कैसा होता है, क्वांटिटेटिव, यानी जिसमें किसी चीज की मात्रा को मापा जाता है। और वो मात्रा मापी कैसे जाती है, आंकड़ों और मापदंडों के आधार। इसमें देखिए, जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा इत्यादि। देखिए, किसी स्टूडेंट के परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए, अगला जो है वो है गुणात्मक मूल्यांकन, यानी क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। इसमें देखिए क्या होता है कि अनुभव, दृष्टिकोण और गुणों के आधार पर यह मूल्यांकन किया जाता है। इसमें देखिए, जांच सूची के माध्यम से, स्तर माप के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, घटनावृत्त के माध्यम से, व्यक्ति अध्ययन यानी केस स्टडी के माध्यम से यह किया जाता है। और इसमें पता लगाया जाता है कि वह वस्तु या व्यक्ति कितना क्वालिटेटिव है। देखिए, उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, किसी छात्र के व्यवहार या रचनात्मकता का मूल्यांकन, यानी किसी छात्र का बिहेवियर कैसा है और उसके अंदर क्रिएटिविटी किस प्रकार की है। इसका उपापन करने के लिए हमको क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन का उपयोग करना पड़ता है। अब देखिए, मूल्यांकन के कुछ अन्य प्रकार भी हैं,
जिनको हम लोगों को आज क्लास में देख लेना। देखिए मूल्यांकन के अन्य प्रकार। देखिए अगला जो मूल्यांकन है रूपात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसको देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। यह मूल्यांकन देखिए कब किया जाता है? यह मूल्यांकन किसी प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि सुधार और विकास किया जाए। यानी कोई कार्य शुरू हो रहा है और उस प्रोसेस में है तो उसके दौरान ही इसको किया जाता है और ताकि उस प्रक्रिया में सुधार और विकास किया जा सके। इसका उद्देश्य देखिए क्या होता है? विद्यार्थियों या कर्मचारियों के प्रदर्शन को समझना और उन्हें बेहतर मार्गदर्शन देना। देखिए इस प्रकार के मूल्यांकन का उदाहरण देखिए, कक्षा में क्विज या छोटे परीक्षण करा के, बच्चों को गृह कार्य या प्रोजेक्ट का विश्लेषण करके, शिक्षक द्वारा दिया गया तात्कालिक फीडबैक। इस प्रकार से हम जो है मूल्यांकन करते हैं फॉर्मेटिव वाला यानी रचनात्मक। अगला देखिए है सारांशात्मक या योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन। इसमें देखिए क्या कहता है? यह मूल्यांकन प्रक्रिया सत्र के अंत में किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लक्ष्यों को कितना हासिल। वो देखिए सत्र के दौरान किया जाता है जब सत्र चल रहा होता है, और यह किया जाता है जब कोई सत्र खत्म होने वाला होता है तब। इसमें देखिए यह पता लगाया जाता है कि लक्ष्यों को कितना हासिल किया जा सका है। देखिए इसका उद्देश्य देखिए क्या होता है? समग्र प्रदर्शन का निर्धारण और ग्रेड या परिणाम देना। इसके देखिए उदाहरण क्या है? वार्षिक परीक्षा, अंतिम प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोर्स के अंत में होने वाले परीक्षण, इनके माध्यम से यह मूल्यांकन किया जाता है। देखिए अगला जो मूल्यांकन का प्रकार है उसको नैदानिक मूल्यांकन यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसको निदानात्मक मूल्यांकन के रूप में भी जाना। इसमें देखिए छात्रों को शिक्षण संबंधी समस्याओं का स्पष्टीकरण प्रदान करने की कोशिश की जाती है और इस प्रकार यह परीक्षण काफी व्यापक और विस्तृत होता है। देखिए इस प्रकार के मूल्यांकन में छात्रों को उनके स्टूडेंटशिप में या उनके पढ़ाई लिखाई के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है कि नहीं आ रही है उसकी पहचान की जाती है, और उसकी पहचान करने के लिए विभिन्न प्रकार के मापदंडों का उपकरणों का उपयोग किया जाता है, और फिर इसको बच्चों को उसका उपाय बताने के लिए उसका अगला मूल्यांकन होता है जिसको कहते हैं हम लोग उपचारात्मक मूल्यांकन। देखिए अगला जो मूल्यांकन क्या है? मानक आधारित मूल्यांकन यानी क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें प्रदर्शन को एक निश्चित मानक या क्राइटेरिया से तुलना की जाती है, यानी एक निश्चित मानक निर्धारित कर दिया जाता है या कोई क्राइटेरिया बना दिया जाता है और स्टूडेंट का उसी के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। देखिए इसका सबसे अच्छा उदाहरण है योग्यता परीक्षण या कोर्स आधारित ग्रेडिंग। देखिए विभिन्न प्रकार की योग्यता परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाता है। तो जैसे देखिए आप लोग का यह सीटेट का एग्जाम ही है, इसमें देखिए जो स्टूडेंट 90 मार्क्स ला देते हैं, यानी 90 मार्क्स का मतलब हो गया कि 60% नंबर यदि उनका आ जाता है जनरल कैटेगरी में तो उनको सीटेट क्वालिफाई माना जाता है। उसी प्रकार से देखिए जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए 83 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, यानी 55 मार्क्स परसेंट। तो 55% जो है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए लाना अनिवार्य है और 60% मार्क्स लाना है जो जनरल कैटेगरी। तो एक देखिए क्या है, एक मानक बना दिया गया, क्राइटेरिया बना दिया, और फिर इतना नंबर अगर कोई लाता है तो उसको क्वालिफाइड माना। उसी प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार की ग्रेडिंग दी जाती है। जैसे देखिए आप लोगों ने CCC का एग्जाम दिया होगा तो उसमें जानते हैं कि एक क्राइटेरिया बना दिया गया कि इतने परसेंट से इतने परसेंट अगर किसी का नंबर आएगा तो उसको A ग्रेड दिया जाएगा, अगर उसका उससे कम आता है तो उसको B ग्रेड, उससे कम आता है तो उसको C ग्रेड, और उससे कम आता है तो D ग्रेड, और उससे कम आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो देखिए ये विभिन्न प्रकार की ग्रेडिंग के माध्यम से और विभिन्न प्रकार के मानकों के माध्यम से ये इवैल्यूएशन किया जाता है। अब देखिए अगला जो है
मानदंड आधारित मूल्यांकन यानी नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। इसमें देखिए क्या होता है कि प्रदर्शन की तुलना अन्य व्यक्तियों के प्रदर्शन से की जाती है। यानी इस प्रकार का जो इवैल्यूएशन होता है इसमें ढेर सारे लोग प्रतिभाग करते हैं और उन प्रतिभागियों में जिसका सबसे अच्छा मार्क्स होता है वही सबसे बेहतर माना जाता है। उसी प्रकार से देखिए विभिन्न प्रकार की खेलों का आयोजन किया जाता है, तो जिसमें जो व्यक्ति सबसे आगे होता है, देखिए दौड़ जैसे होती है तो दौड़ में बहुत सारे धावक दौड़ते हैं, तो उन धावकों में जो सबसे तेज दौड़ता है, जो सबसे आगे रहता है, वो सबसे बेहतर माना जाता है। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो सरकार के द्वारा नौकरियों के लिए करवाए जाते हैं। इसमें देखिए क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं और फिर उनमें उनके जो मार्क्स आते हैं उस मार्क्स के आधार पर एक दूसरे की तुलना की जाती है। जिसका सबसे बेहतर मार्क्स रहता है उन्हीं लोगों को उस परीक्षा में क्वालिफाई करके और फिर सर्विस के लिए योग्य माना जाता है। देखिए विभिन्न प्रकार की उदाहरण में देखिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, जेईई। इसमें देखिए पहले से कोई क्राइटेरिया मानदंड निर्धारित नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन पेपर में जिस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल होता है उस प्रकार से स्टूडेंट इसमें मार्क्स ले आते हैं और फिर उसी के आधार पर इनका एक कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए 100 क्वेश्चन है किसी परीक्षा में और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, तो टोटल कितने हो गए 200 मार्क्स। और 200 मार्क्स में यदि मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 120 से 125 के बीच में मार्क्स लाया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मार्क्स हो जाएगा एक कट ऑफ हो जाएगा, यानी इससे कम नंबर यानी इसके ऊपर किसी का है नहीं, तो यानी इससे जो नीचे की कुछ क्राइटेरिया होगी जिसमें इतना लोगों को सेलेक्ट करना है तो उतने लोगों को इसी के आधार पे जो है सेलेक्ट कर लिया जाए। ठीक, देखिए रैंकिंग सिस्टम होती है। देखिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में देखिए रैंक दिया जाता है, विभिन्न प्रकार की इवैल्यूएशन में रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इस प्रकार से रैंकिंग जो दी जाती है वो भी इसी प्रकार के मूल्यांकन में आती है। ठीक, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकला कि किसी छात्र की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उसकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है इसमें। फिर देखिए उसी प्रकार किसी प्रोजेक्ट की सफलता का मूल्यांकन उसके परिणामों और लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर किया, यानी कोई प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के द्वारा जो गोल थे, जो टारगेट थे, वो कितने अचीव किए गए, जिसके आधार पे उसको मूल्यांकन किया जाता है। अब देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया का महत्व क्या होता है, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। देखिए यह एक सतत प्रक्रिया होती है, यानी जो मूल्यांकन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ समय तक मूल्यांकन किया जाए फिर रोक दिया जाए, नहीं, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत, यानी यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर देखिए यह व्यापक प्रक्रिया यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, यानी मूल्यांकन किसी एक पहलू का नहीं किया जाना चाहिए, इसके विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन देखिए सामाजिक प्रोसेस भी है, सोशल प्रोसेस भी है। सामाजिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि समाज में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं और उन उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन किया जाता है, और जो मूल्यांकन होता है वो समाज के लोगों के द्वारा ही होता है, सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है, इसलिए देखिए सामाजिक प्रक्रिया। उद्देश्य निष्ठता भी होती है, यानी मूल्यांकन देखिए किसी चीज का किया जाता है किसी उद्देश्य के आधार पर, यानी कोई उद्देश्य होता है उसी को ध्यान में रखकर वस्तुओं या व्यक्तियों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन देखिए एक निर्माणात्मक या रचनात्मक प्रक्रिया। मूल्यांकन का उद्देश्य देखिए क्या होता है, किसी चीज का निर्माण करना, रचना करना, उसमें कुछ नवीनता लाना, यानी किसी के अंदर कोई कमी है, कोई खामी है, तो मूल्यांकन करने के बाद उस कमी या खामी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। देखिए मूल्यांकन विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, यानी अगर किसी स्टूडेंट का मूल्यांकन किया जा रहा है तो मूल्यांकन का जो आधार होगा वो स्टूडेंट होगा, न कि टीचर होगा। अगला देखिए क्या है, सहभागी या सहकारी निर्णय, यानी जो मूल्यांकन के दौरान निर्णय लिया जाता है वो निर्णय कैसा होता है, सहकारी या सहभागी, यानी इंटरेक्टिव डिसीजन होता है, यानी किसमें एक तरफा डिसीजन नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये हो गया मूल्यांकन का महत्व।
अब देखिए मूल्यांकन की विशेषताएं, जिस प्रकार से महत्व थे उसी प्रकार से देखिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं। मूल्यांकन देखिए विश्वसनीय होना चाहिए, मूल्यांकन देखिए वैलिड होना चाहिए, मूल्यांकन में विभेदीकरण की जो है व्यवस्था होनी चाहिए, मूल्यांकन समग्र रूप से होना चाहिए, टोटलिटी में होना चाहिए, किसी एक अंश किसी एक पार्ट का नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन देखिए उद्देश्यनिष्ठ होना चाहिए, मूल्यांकन देखिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। मूल्यांकन देखिए किसी मानक के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी उसमें मानकता के गुण होने चाहिए। और मूल्यांकन देखिए व्यवहारिक होना चाहिए, यानी इस प्रकार के मूल्यांकन न किया जाए जिसका व्यवहार में कोई मतलब ना हो। तो ये इसकी क्या हो गई विशेषताएं। अब देखिए जो है हम आते हैं आकलन के बारे में, यानी हम लोगों ने अभी पढ़ा किसके बारे में, मूल्यांकन। अब हम आते हैं आकलन। देखिए मूल्यांकन और आकलन दोनों लगभग सेम लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। कभी कभी क्या देखिए होता है कि जब आप मोबाइल में डिक्शनरी में सर्च करेंगे, इसकी मीनिंग सर्च करेंगे, तो इसका मीनिंग भी मूल्यांकन दिखाता है और उस इवैल्यूएशन का भी मूल्यांकन, तो कंफ्यूजन होता है। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है माइनर सा डिफरेंस है। देखिए क्या है कि आकलन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विषय, घटना, कार्य या व्यक्ति के गुण, दोष, क्षमता और उपयोगिता को मापा और समझा। देखिए यही कार्य उसमें भी किया जा रहा था, यही कार्य इसमें किया जाता था, लेकिन देखिए इसमें यह समझने के लिए किया जाता है कि स्थिति या कार्य किस हद तक अपने लक्ष्य तक पहुंचा है कि नहीं। अब देखिए वो जो किया जाता है वो बाद में किया जाता है, और ये देखिए किसी प्रोसेस, किसी प्रक्रिया के दौरान या बीच में किया जाता है। ठीक। अब देखिए आकलन के प्रकार, आकलन कितने प्रकार का होता है। देखिए आकलन को भी उसी प्रकार से मूल्यांकन की तरह से ही मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है। देखिए मात्रात्मक आकलन, क्वांटिटेटिव, और देखिए दूसरा है क्वालिटेटिव। इसमें देखिए उसी प्रकार से देखिए परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्र का आकलन किया जाता है, बिक्री के आंकड़ों के आधार पर किसी व्यवसाय का प्रदर्शन मापा जाता है। ठीक है, यानी कोई चीज बेची जा रही है तो उसका जो सेल है वो किस तरह का है, उसके आधार पे आकलन निकाला जाता है कि इस सेल को इसी तरह से अगर जारी रखा गया तो वर्ष के अंत में या महीने के अंत में या सप्ताह के अंत में हमें किस प्रकार की प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से देखिए जो परीक्षा में स्टूडेंट नंबर पाते हैं तो विभिन्न प्रकार के देखिए जो आंतरिक परीक्षाएं कराई जाती हैं, तो आंतरिक परीक्षाएं जो होती हैं वो इवैल्यूएशन के उदाहरण के रूप में देखी जाती है। अब देखिए अगला जो है गुणात्मक आकलन। देखिए क्वालिटेटिव असेसमेंट, यह देखिए अनुभव, दृष्टिकोण, व्यवहार और गुणों के आधार पर किया जाता है। इसमें देखिए जो छात्र का रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता का आकलन किया जाता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। देखिए अगला है आंतरिक आकलन यानी इंटरनल असेसमेंट। इसमें देखिए आकलन संगठन या संस्था के भीतर होता है, यानी इसमें जो आकलन किया जाएगा संस्था के भीतर ही, संस्था के आंतरिक लोगों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण में देखिए विद्यालय में शिक्षकों द्वारा छात्रों का आकलन, ठीक है, कंपनी के प्रोजेक्ट का टीम द्वारा किया गया आकलन, ठीक है, मिस्टेक से देखिए मूल्यांकन हो गया। तो जैसे देखिए क्लास में या स्कूल में जब टीचर खुद अपने स्टूडेंट का आकलन करते हैं तो वो आंतरिक आकलन में आता है। उसी प्रकार देखिए किसी प्रोजेक्ट में कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं उसी के द्वारा ही उस चीज का अगर आकलन किया जाए तो भी इसी के अंतर्गत वो आता है। अगला देखिए बाहरी आकलन यानी एक्सटर्नल असेसमेंट। इसमें देखिए जो आकलन होता है किसी बाहरी विशेषज्ञ या संस्था द्वारा किया जाता है, यानी इसमें देखिए जो कोई बाहरी व्यक्ति आकर किसी कंपनी या किसी क्लास के स्टूडेंट के प्रोग्रेस का जो असेसमेंट करता है तो उसी को इसके अंतर्गत लाए। इसमें देखिए किसी सरकारी योजना का किसी थर्ड पार्टी के द्वारा आकलन किया जाता है, परीक्षा में बाहरी परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन किया जाता है। तो ये देखिए जो है एक्सटर्नल आकलन का उदाहरण है। इसके अलावा देखिए जिस प्रकार से मूल्यांकन को देखिए
फॉर्मेटिव और समेटिव के रूप में विभाजित किया गया है। उसी प्रकार देखिए आकलन को भी फॉर्मेटिव और समेटिव के रूप में विभाजित किया गया। फॉर्मेटिव का मतलब होता है किसी प्रोसेस, किसी प्रक्रिया को जब शुरू में किया जा रहा होता है तो उसी के दौरान उसमें जो कुछ भी सुधार करने होते हैं उन सब चीजों को जांचा हो जाता है। देखिए कक्षा में छात्रों की नियमित प्रगति का आकलन, यानी कक्षा में जो छात्र प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, वो सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, उनका समय अनुसार उसी के दौरान आकलन किया जाए। यानी जैसे देखिए जब कक्षा में कोई पढ़ा रहा है, जैसे मान लीजिए आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो मैं बीच बीच में कोई एक टॉपिक पढ़ाया, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, तो यदि उसका उत्तर सही आया इसका मतलब क्या है कि मेरा यह जो पढ़ाया गया चीज है आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसी प्रकार से देखिए जो समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये पूरा टॉपिक जो है इवैल्यूएशन और असेसमेंट का पढ़ा दिया, फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों ने यदि उसका जवाब दे दिया तो कहा जाएगा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ठीक है, यह प्रक्रिया के समाप्त होने पर किया जाता है ताकि समग्र प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाए। देखिए ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये है कि बीच बीच में पढ़ाते समय जब क्वेश्चन पूछ के स्टूडेंट से उनके फीडबैक को लिया जाए तो वो होता है फॉर्मेटिव। अब जब पूरे टॉपिक को खत्म करने के बाद क्वेश्चन पूछा जाए तो होता है समेटिव। देखिए अब उसी प्रकार से देखिए वार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन, प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद उसकी समीक्षा। अब देखिए अगला जो है स्व आकलन या सेल्फ असेसमेंट। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें व्यक्ति स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन करता है, यानी इसमें अपने द्वारा अपना आकलन खुद ही किया जाता है कि मैं किस प्रकार से कार्य कर रहा हूं, मेरा कार्य सही है कि नहीं और मेरे कार्य की क्या प्रगति है। देखिए उदाहरण में देखिए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी समीक्षा करना, आत्मविश्लेषण कहते हैं। अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और फिर उसका अपने से ही विश्लेषण करिए, एनालिसिस करिए और फिर उसके बाद उसकी समीक्षा करके आगे का जो कार्य है उसको करिए। अब देखिए अगला जो है सहकर्मी आकलन या पीयर असेसमेंट। इसमें देखिए क्या होता है, व्यक्ति अपने साथ जो रहने वाले लोग होते हैं, जैसे किसी कार्यस्थल पर वहां के साथ में काम करने वाले कर्मचारी और क्लास में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वो आपस में जो एक दूसरे के साथ रहते हैं तो आपस में एक दूसरे का आकलन करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं कि मेरा यह चीज जो किया जा रहा है वो देखो सही है कि नहीं, तुम्हारा ये चीज सही नहीं है, इसको सही कर लो, यहाँ गलती है। तो एक दूसरे के द्वारा जब आपस में उनकी जो प्रोग्रेस है उसको देखा जाता है, बताया जाता है उनकी कमियों को, तो इस प्रकार का आकलन होता है पीयर असेसमेंट या सहकर्मी। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण देखिए समूह प्रोजेक्ट में एक दूसरे का प्रदर्शन का आकलन करना, सहकर्मियों से फीडबैक लेना। देखिए विभिन्न प्रकार के जो कंपनी में काम करने वाले लोग होते हैं जब आपस में काम करते रहते हैं तो एक दूसरे से पूछते हैं कि देखो मेरा काम सही हो रहा है कि नहीं, मेरा ये चीज बन रहा है तो सही बन रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से क्लास में स्टूडेंट भी एक दूसरे से पूछते हैं। अब देखिए आकलन के उद्देश्य, आकलन किया किस लिए जाता है। देखिए स्थिति या कार्य की प्रभावशीलता को मापने के लिए, सुधार के लिए, सुझाव प्रदान करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए, क्षमता और योग्यता का विश्लेषण करना। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, यानी इनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे तो हमको ये सारी चीजें और भी क्लियर हो जाए। देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया कि आकलन और मूल्यांकन दोनों ही किसी विषय, कार्य या प्रक्रिया की जांच और विश्लेषण से संबंधित है, लेकिन इनके उद्देश्य और दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। देखिए असेसमेंट क्या होता है, देखिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन। देखिए इस प्रकार के इमेज के माध्यम से देखिए असेसमेंट क्या होता है, ऑनगोइंग होता है, यानी जब कोई प्रक्रिया कार्य चल रहा होता है तब। ये देखिए क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये क्या होता है, सकारात्मक होता है। ठीक है, फिर देखिए ये इंडिविजुअल होता है, यानी व्यक्तिगत रूप से एक एक लोगों का किया जाता है। इसमें देखिए फीडबैक दिया जाता है। उसी प्रकार देखिए जो इवैल्यूएशन होता है ये क्लोजर यानी अंत में किया जाता है। ये देखिए निर्णायक होता है, यानी जजमेंटल होता है। ये देखिए इज अप्लाइड अगेन स्टैंडर्ड, यानी यह मानकों के आधार पर किया जाता है।
और यह देखिए कमियों को बताता है, यानी जो कमी रह गई है, जो त्रुटियां रह गई हैं, वो इसके द्वारा बताया जाता है। इसमें देखिए आप देखिए कुछ कॉमन चीजें होती हैं। देखिए रिक्वायर्ड क्राइटेरिया इनके द्वारा भी यूज की जाती है, इसके कुछ रिक्वायर्ड क्राइटेरिया होती है। देखिए यूज मेजर्स, मापकों का उपयोग ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। और ये दोनों देखिए किसी साक्ष्य के आधार पे क्रियान्वित किए जाते हैं, यानी इसमें कुछ देखिए समानताएं हैं। ये क्राइटेरिया और मेजर्स मापक का उपयोग करते हैं, साक्ष्यों के आधार पे किया जाता है, और बाकी ये दोनों क्या थे, इनमें डिफरेंस। इनको देखिए इस चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए इस चार्ट में दिखाया गया है आकलन और मूल्यांकन। देखिए कुछ जो एस्पेक्ट हैं, कुछ पहलू हैं, उनके आधार पर देखिए सबसे पहले अर्थ के आधार पर देखते हैं। देखिए यह किसी कार्य, विषय या प्रक्रिया की जानकारी इकट्ठा करने और उसकी प्रगति को समझने की प्रक्रिया है। देखिए किसी कार्य की प्रगति, प्रोग्रेस को समझने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार यह देखिए किसी कार्य, विषय या प्रक्रिया की गुणवत्ता, प्रभाव और योग्यता का निर्णय करने की प्रक्रिया है। देखिए इसमें क्या है कि उसकी प्रगति को चेक किया जा रहा है और उसमें उसकी योग्यता को चेक करके निर्णय दिया जा रहा है। उद्देश्य के आधार पर देखिए सुधार और सीखने के लिए जानकारी प्रदान करना, यानी ये इसलिए किया जाता है कि कोई स्टूडेंट अपने किए जा रहे कार्य में सुधार करे और फिर उसको इंप्रूव करे। इसमें देखिए निर्णय दिया जाता है और प्रदर्शन को मापा जाता है। इसमें देखिए सुधार के लिए आपको बीच बीच में बताया जाता है, यहाँ केवल निर्णय दिया जाता है और आपको प्रदर्शन को मापा जाता है। देखिए ये प्रक्रिया के आधार पर देखिए असेसमेंट को इस आधार पे आप देख सकते हैं कि जैसे देखिए आपको यूपीएससी या किसी भी चीज का एग्जाम देना है तो आप देखिए मॉक टेस्ट देते हैं, आप विभिन्न प्रकार के जो क्विज को सॉल्व करते हैं, तो उससे आप अपना आकलन करते हैं कि मेरा जो प्रिपरेशन है उस एग्जाम के लिए कितना हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इन सब टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं किसकी है, ये इवैल्यूएशन के नहीं बल्कि असेसमेंट के उदाहरण है। इवैल्यूएशन तो आपका तब होगा जब आप उस परीक्षा में शामिल हो। तो सीधा सीधा सबसे सटीक एग्जाम्पल यही। आप देखिए जैसे आप देखिए किसी टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट में आप शामिल होते हैं तो वहां के जो टीचर होते हैं, वहां के जो कर्मचारी होते हैं, वो आपको देखिए फीडबैक देते हैं कि आपका इतना मार्क्स आया है, आपका ये टॉपिक कमजोर है, आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो आप बेहतर। यहां देखिए क्या होता है जो मूल्यांकन में, वहां आपका क्या होगा कि आपने इस परीक्षा में इतना नंबर पाया, यानी आप इसके लिए योग्य नहीं, बस वहां ये बता दिया जाएगा। वहां ये आपको नहीं बताया जाएगा कि आप अपने किस टॉपिक में कमजोर हैं, कहां गड़बड़ हैं, ये नहीं बताया जाएगा। आपको खुद से ही देख के समझना होगा। अब देखिए प्रक्रिया के आधार पर देखिए यह सतत और प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह देखिए आमतौर पर प्रक्रिया के अंत में, देखिए यह लगातार होता है और प्रक्रिया के दौरान ही होता है। यह देखिए प्रक्रिया के अंत में होता है। इसका मुख्य लक्ष्य देखिए क्या है कि यह प्रक्रिया उन्मुख होती है या परिणाम उन्मुख होती है। ये देखिए प्रोसेस ओरिएंटेड होती है, ये आउटकम ओरिएंटेड होती है। देखिए अब देखिए उपयोग के आधार पर देख लेते हैं। सुधार और प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। यह देखिए अंतिम निर्णय, रैंकिंग, ग्रेड देने के लिए किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, अभी मैंने आप लोग को एक उदाहरण दिया, कक्षा में छात्रों की दैनिक प्रगति का आकलन, यानी रोज रोज कक्षा में यदि किसी स्कूल में बच्चों का आकलन किया जा रहा है कि वो जो छमाही परीक्षा, तिमाही परीक्षा या वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए कितना प्रिपेयर हो चुके हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए परीक्षा के परिणाम के आधार पर ग्रेड देना, इसमें देखिए लास्ट में किया जाता है। अब देखिए इसकी मूल प्रकृति निरंतर और अनौपचारिक होती है। देखिए इसकी प्रक्रिया कैसी होती है, निरंतर होती है और अनौपचारिक होती है, कोई बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं होती। ये देखिए अंतिम और औपचारिक होती है, यानी ये फाइनल और फॉर्मल होता है। इसमें किसी भी प्रकार की जो है गुंजाइश नहीं होती है। इसमें बीच बीच में आप पूछ सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। प्रकार में देखिए ये मात्रात्मक और गुणात्मक होती है।
जबकि यह देखिए निर्णयात्मक होता है, यानी इसके द्वारा निर्णय दिया या जजमेंटल होता है। ठीक, आप देखिए इन मुख्य अंतरों को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। देखिए प्रक्रिया बनाम परिणाम। देखिए आकलन जो है सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है और छात्रों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है। मूल्यांकन देखिए परिणाम और प्रदर्शन का मापन करता है और अंतिम निर्णय प्रदान। उसी चीज को देखिए और भी विस्तृत में है। देखिए फीडबैक का उपयोग जब किया तो उसके आधार पर देखिए आकलन में देखिए छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए फीडबैक होता है जिससे सीखने में सुधार। देखिए इसमें क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट को फीडबैक देते हैं और स्टूडेंट टीचर को देते हैं। मूल्यांकन में देखिए क्या होता है, परिणाम के आधार पर रैंकिंग या ग्रेडिंग प्रदान। लचीलापन देखिए आकलन सीखने के दौरान लचीलापन और अनुकूलता को प्रोत्साहित करता है। मूल्यांकन देखिए तय मानकों के आधार पर परिणाम की समीक्षा। यह देखिए लचीला होता है या लचीला नहीं होता, यह केवल परिणाम देता है। ठीक है, आप देखिए कुछ उदाहरण हैं उसके आधार पर देख लेते हैं। आकलन यानी असेसमेंट। देखिए कक्षा में शिक्षक ने एक छोटा क्विज लिया ताकि यह समझा जा सके कि कौन सा छात्र विषय को ठीक से समझ रहा है और कौन सुधार की आवश्यकता रखता है। ठीक है, देखिए एक क्विज दिया गया और चेक किया गया कि जितने स्टूडेंट हैं कौन उस क्विज को सही तरीके से कर ले रहा है और कौन सा स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है, यानी किसके किए गए कार्य में सुधार की जरूरत है। एक शिक्षक किसी छात्र की कक्षा में हो रही प्रगति को देखकर यह तय करता है कि उसे किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए किसी क्लास में स्टूडेंट को जब टीचर पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पकड़ होता है या उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़िया होता है, तो उस टीचर को यह उस बच्चे को बताना होता है कि तुम इस विषय में और भी अच्छा ध्यान दो और इस तरीके से पढ़ो, तो जिससे वो बच्चा उस विषय में बहुत अच्छा काम कर जाता है। अब देखिए मूल्यांकन में क्या होता है, सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें छात्रों को उनके आधार पे प्रदर्शन के आधार पे ग्रेड दी जाएगी। इसमें देखिए परीक्षा आयोजित हो जाएगी, आपका जो मार्क्स होगा वो आपको बता दिया जाएगा और आप कितना नंबर पाए हैं, कितना ग्रेड पाए हैं, बस इसमें आपको बता दिया जाएगा। निष्कर्ष देखिए आकलन जो है प्रक्रिया और सुधार पर केंद्रित है। मूल्यांकन देखिए परिणाम और निर्णय पर। इसका मतलब कि आकलन के द्वारा आपको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है। मूल्यांकन में आपके उसी बेहतरी का मापन करके बताया जाता है कि आपने इस काम को किया कि नहीं किया। ठीक है, तो देखिए सम्मिलित रूप से देखिए दोनों का उपयोग शिक्षा और प्रशिक्षण में अलग अलग चरणों पर किया जाता है ताकि छात्र और संगठन के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। यानी दोनों को इस्तेमाल किया जाता है, बस अंतर यही है कि असेसमेंट जो है आपको मजबूत बनाने का कार्य करता है और एवेल्युएशन जो है आपके सफलता असफलता का निर्धारण करता है। ठीक है, अब देखिए आते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको शॉर्टकट में देखिए CCE के नाम से भी जाना जाता है। देखिए भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक आधुनिक दृष्टिकोण है यह, जिसे विद्यार्थियों की समग्र पद्धति और विकास का मूल्यांकन करने के लिए इसको तैयार किया गया है। देखिए इसे विशेष रूप से स्कूल शिक्षा के स्तर पर लागू किया गया है। देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के जो प्रमुख तत्व क्या हैं वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी सतत होना चाहिए। इसका मतलब कि यह मूल्यांकन जो है निरंतर चलता रहना चाहिए। इसमें देखिए पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। परीक्षा के अलावा प्रोजेक्ट, क्विज, प्रस्तुति और व्यवहारिक कार्यों के भी आकलन किया जाना चाहिए। यानी केवल परीक्षा की तैयारी नहीं कराई जाती, बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, क्विज, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन और व्यवहारिक कार्यों के द्वारा उनका आकलन किया जाना चाहिए।
दूसरी चीज देखिए क्या है, यह व्यापक होना चाहिए यानी कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। इसमें देखिए केवल बच्चे के अकादमिक क्षमताओं का ही नहीं बल्कि उसके और भी को करिकुलर एक्टिविटी का भी मापन किया जाना चाहिए। यानी बच्चे को केवल उसके मार्क्स के आधार पे नहीं बताना चाहिए कि वो बच्चा बहुत बेहतर है बहुत कमजोर है, उसकी और भी जो एक्टिविटी होती हैं उसको भी देखना चाहिए। देखिए जैसे खेल, कला, संगीत, नैतिक शिक्षा, इनका भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं लेकिन बाकी चीजों में जो एक्टिविटी होती है उसमें बहुत अच्छे होते हैं, तो उनका उन सब चीजों का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। देखिए यह जो मूल्यांकन होता है विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास पर ध्यान दे, इसीलिए देखिए इसको सतत और व्यापक बोला, यानी किसी एक पहलू पर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, आप देखिए इसका जो उद्देश्य क्या होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए केवल परीक्षा आधारित मूल्यांकन की सीमा को समाप्त करना है, यानी किसी स्टूडेंट का केवल परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के आधार पे उसको अच्छा खराब नहीं बताया जाएगा। विद्यार्थियों की बहुमुखी प्रतिभा और कौशल का आकलन करना चाहिए। इसमें देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिस बहुत बहुमुखी प्रतिभा वाले होते हैं, तो उसको उस क्लास में पहचानना जरूरी होता है। तो वो कैसे पहचानेंगे, केवल मार्क्स के आधार पे नहीं पहचान सकते हैं। देखो छात्रों के मानसिक दबाव को कम करना। देखिए छात्रों को केवल प्रेशर दे दे के अच्छा परसेंटेज लाना, 95% लाना, 90% लाना, यही उसको पूरा दबाव नहीं देना, यानी उसको मस्तिष्क पर बोझ नहीं डालना है। उसको अपने हिसाब से बेहतर तरीके से पढ़ने का अवसर देना चाहिए और उसको अपनी जो तौर तरीकों को अपनाने का मौका दिया जाना चाहिए। देखिए यह शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और छात्र केंद्रित बनाता है, यानी देखिए इसमें जो कुछ भी होगा वो छात्र की योग्यता, क्षमता, रुचि के अनुसार होना चाहिए, जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसका लाभ क्या होता है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके निरंतर मूल्यांकन से कमजोर क्षेत्रों की पहचान होती है। इसके द्वारा देखिए परीक्षा का तनाव कम होता है। शिक्षक और अभिभावकों को प्रगति पर नियमित रिपोर्ट दी जाती है। अब देखिए इसकी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए सबसे पहले चुनौती क्या है कि इस प्रकार के मूल्यांकन करने पर शिक्षकों के ऊपर अतिरिक्त भार आ जाता है, यानी शिक्षकों का जो कार्य है या बर्डन है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन करने के लिए देखिए संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी देखी जाती है। छात्रों की देखिए निष्पक्षता से मूल्यांकन करने में कठिनाई आती है, यानी छात्रों के साथ टीचर जो हैं पूरी तरह से निष्पक्ष होकर उनका मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है भेदभाव हो जाती है, थोड़ा बायस हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ये इसकी क्या है चुनौतियां, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में इसके देखिए प्रभावी कार्यान्वयन में अनेक बाधाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए संसाधनों की कमी है और जो जागरूकता का स्तर है वो निचला है, तो जिसकी वजह से इस प्रकार का जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, आप देखिए जो सीसीई को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और इस समय जो अपने देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 वाली, तो उसमें भी देखिए इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और देखिए इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक व्यवहारिक बनाना है, समावेशी और समग्र बनाना है, ताकि छात्र अपनी प्रतिभा का अधिकतम विकास कर सके। यानी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस पे काफी जोर दिया गया है और अपने देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको समावेशी बनाना है, समग्र बनाना है और अपने देश के सभी बच्चों को क्या बनाना है, प्रतिभाशाली बनाना है। यानी उनके अंदर की जो टैलेंट है उसको और भी आप निखारिए और जिससे बच्चा भविष्य में अपने आप का खुद का तरक्की करे और अपने देश की तरक्की करके देश को विकास के पथ पर अग्रसर करे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आज की क्लास में हम लोगों ने असेसमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में यही तक रखा जाए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।